Hello students, we were studying chapter number 1 of history class 10th, the rise of nationalism in Europe. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ. In this video we will study the making of nationalism in Europe. कि यूरोप के अदर कंट्रीज़ में राष्ट्रवाद कैसे आया, हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. तो वी विल स्टार्ट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया. इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट. अगर आप 18th सेंचुरी के यूरोप के मैप पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उस समय कोई नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य नहीं होते थे. वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, कि आज जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड जो हैं, even the large countries like Germany and Italy were divided into small kingdom, कि इवन जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड भी छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे. द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर द autocratic monarchies within the territories having diverse people. पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे. They did not see themselves as a sharing a collective identity or a common culture. और वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे, यानी कि वो अपने आप को एक जैसे कल्चर का नहीं मानते थे जो लोग वहाँ रहते थे. ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल यूरोप में जो लोग रहते थे वो अपने आप को एक होमोजीनियस कल्चर में नहीं पाते थे. वो कलेक्टिव आइडेंटिटी अपनी यानी कि एक जैसी पहचान नहीं समझते थे. द पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे. द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी for example was a patchwork of many different regions and people. उदाहरण के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था. इन हंगरी half of the population spoke Magyar while other half spoke variety of dialects. कि इवन हंगरी में जो लोग थे, आधी पॉपुलेशन मैग्यार और आधी पॉपुलेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलती थी, यानी कि वहाँ भी कोई इक्वेलिटी नहीं थी. ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तो ये क्या थे, ये राष्ट्र राज्य तब नहीं थे. तो यहाँ कि हाउ नेशनलिज्म इमर्ज इन दीज कंट्रीज, इन एरियाज़ में, इन क्षेत्रों में नेशनलिज्म कैसे आया, लेट अस स्टडी. कि उस समय क्या था, कैसा सोशल कॉम्पोजिशन था, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडल क्लास. सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, कि 18वीं सदी के मध्य यूरोप की सामाजिक संरचना, कि कैसे कैसे लोग थे, किस किस टाइप के लोग वहाँ रहते थे. लेट अस स्टडी. सोशली एंड पॉलिटिकली the landed aristocracy was a dominant class in the continent. कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक कुलीन वर्ग यूरोप मध्य भाग का सबसे शक्तिशाली वर्ग था. They owned estate in countryside and also the town houses. वे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और शहरों में हवेलियों के मालिक थे.
This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. और हालांकि जो ये वर्ग था ये संख्या में छोटा था, यानी कम संख्या के ये लोग थे. द मेजोरिटी ऑफ द पीपल वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री, कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो किसान वर्ग था. द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड गिव राइज टू मिडिल क्लास, कि इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ से मिडिल क्लास इमर्ज हुई, एक पावरफुल मिडिल क्लास का उदय हुआ. तो उसके बाद है द आइडियाज़ एसोसिएटेड विद लिबरलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी. अब नेशनलिज्म लाने के में जो सहायक बातें थी उसमें लिबरलिज्म भी था, उदारवाद भी था. तो उदारवाद का आइडिया कैसे आया 19th सेंचुरी में, हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे. व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं? उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? तो हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे. आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली allied to the ideology of liberalism. Politically, it emphasized the concept of government be consent. यानी पॉलिटिकली उदारवाद का जो उदारवादी लोग थे उनका जो मानना था, उनका क्या मानना था कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सबकी सहमति पर बनी हो. पॉलिटिकली दिस ग्रुप एम्फिसाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. और ये ग्रुप जो चाहता था, लिबरल ग्रुप चाहता था कि जो गवर्नमेंट हो वो सबकी सहमति पर हो. और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टैंड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, कि उनका क्या मानना था. फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवादी जो थे वो निरंकुश शासन और क्लर्जी जो थे उनका क्लेरिकल और जो प्रिविलेजेस थे, विशेष अधिकारों की समाप्ति पर जोर देता था. यानी जो लिबरल पीपल थे, लिबरलिज्म में वो क्या चाहते थे कि वो चाहते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो ये चाहते थे कि उनके जो निरंकुश शासन का और पादरी वर्ग जो है, क्लर्जीज का डोमिनेंस था, वो समाप्त हो और विशेष अधिकारों की भी समाप्ति हो. ये चीज़ें वो चाहते थे. इसके साथ साथ और क्या चाहते थे वो 19th सेंचुरी के बीच में, फॉर द सेम इट मेंट हैविंग द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर उन्होंने बल दिया, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने पर उन्होंने बल दिया. और इसके साथ साथ द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट. उन्होंने बाज़ार की फ्रीडम पर, यानी कि मार्केट की फ्रीडम पर बल दिया. ट्रेडर्स डिमांडेड द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. उनका मानना था कि ट्रेड पर से जो है वो टैक्स हटा दिए जाएं और जो है फ्री ट्रेड, जिससे फ्री ट्रेड हो सके. यानी आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का अर्थ है कि पूंजी की मुक्ति से था. व्यापारी वर्ग अपने सामान तथा पूंजी के मुक्त आवागमन की मांग कर रहे थे. तो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे.